हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज पंकज सैनी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th की ये नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ये हमारी एक्टिव पब्लिकेशन की एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th की। इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा है क्या, वो देखते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है स्टूडेंट, वो हमारा बहुपद है, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल्स हैं क्या, ये बनते कैसे हैं, तो उन सभी पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी अपनी कॉपी और पेन निकाल लें, नोट करना स्टार्ट कर दें। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बहुपद के अंदर हम संख्याएं पढ़ेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं आपकी दो तरह की होती हैं, चर और अचर। चर को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टूडेंट वेरिएबल, ठीक है, और इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। तो चर हमारे कहां से कहां तक होते हैं? चर होते हैं ए से लेके जेड तक, और अचर कहां से होते हैं? 1 2 3 4 अप टू ऐसे ही आगे तक चलते रहेंगे। अब चर को हम चर क्यों बोलते हैं और अचर को अचर क्यों बोलते हैं? ठीक है, और चर हमारे ए से लेके जेड तक ही क्यों होते हैं? तो इन सब के रीजन मैं आपको देने वाला हूं, तो सब ध्यान से सुनिए। देखिए, चर क्या होते हैं? चर होते हैं इनका मान जो है वो बदलता रहता है, और अचर इनका मान नहीं बदलता। मान बदलना और मान ना बदलना, इसका मतलब क्या है? आपने क्लास 9 के अंदर देखा होगा स्टूडेंट, आपको कोई समीकरण या कोई बहुपद मिला हो जहां से आपने x के मान निकालने हो, या a के या b के, तो वहां पे आपने देखा होगा एक एक्सरसाइज के अंदर x के अगर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वहां से कभी हम कहते हैं कि x का मान 1 आ गया, x का मान 2 आ गया, x का मान 3 आ गया। उसका मतलब होता है स्टूडेंट, x का मान 1 2 आने का मतलब क्या होता है कि अगर बाई चांस x का मान 1 आया या x का मान 2 आया, इसका मतलब x को हम 1 पढ़ रहे हैं, x को 2 पढ़ रहे हैं, x का मान माइनस के 1/2 आया, इसका मतलब x को हम कितना पढ़ रहे हैं? माइनस के 1/2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं x के लिए हो, ये a के मान भी हो सकते हैं, b के भी हो सकते हैं, जिसका भी मान निकालने के लिए कहे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, x इस चर के अंदर हमारे जो x ABCD है, उनके मान हम बार बार बदलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके मान अलग अलग आते रहते हैं, उनके मान बदलते रहते हैं, उन्हें वही पढ़ना चालू कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि चर कौन से होते हैं कि इनका मान क्या होता है? बदलता रहता है। और अचर किसे कहते हैं? हमने बचपन में पढ़ा होगा कि 1 से लेके गिनती हमने बचपन में भी 1 को 1 पढ़ा था, 2 को 2, 3 को 3 पढ़ा था। आज तक भी हम 1 को 1, 2 को 2 और 3 को 3 ही पढ़ रहे हैं। कभी हमने कहा है कि 1 को 2 बोल दें या फिर 2 को 3 बोल दें, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो ये जैसे भी हैं ये नहीं चेंज होंगे। तो जिनका मान नहीं बदलता उन्हें हम अचर बोलते हैं, जिनका मान बदलता है उन्हें चर बोलते हैं। अब हम मेन बात अपनी बहुपद पे आते हैं कि बहुपद हमारे कैसे बनते हैं। देखिए, अगर हम अपने चर और अचर इनकी किन्हीं दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके और आपस में जोड़ के इन्हें, ठीक है, हम वहां से बहुपद बना देते हैं। ठीक है, जोड़कर घटाकर। देखिए कैसे, अगर इधर से मैं 2 लूं, इधर से x लूं, तो मल्टीप्लाई करके 2x आ जाएगा, और 3 जोड़ दूं तो यहां पर ये हमारा क्या कहलाया? एक बहुपद कहलाया। ठीक है, अगर मैंने काउंट कर देखिए तो ये हमारा एक पद, ये हमारा दूसरा पद। ठीक है, अगर किसी बहुपद के अंदर आपसे कोई पूछने लगा कि इसके अंदर कितने पद हैं, तो आप देखिए जोड़कर इन्हें अलग अलग देख सकते हैं। जैसे ये 1 है, ये हमारा 2 है, तो इसके अंदर कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ठीक है, ये हमारा बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद के अंदर सबसे पहले हम पदों की बात करते हैं। पद कैसे कैसे बनते हैं? किन्हीं भी चीजों को लेकर पद बन सकते हैं। जैसे हमारा 2a बन गया है, 3b बन गया है, 5c बन गया है। तो हमारे अलग अलग पद हैं, ये पद है, ये पद है, ये पद है। इन पदों को अगर हम आपस में इन्हें चर अचर को जोड़ के या घटा के जो चीजें बनती हैं वो हमारी बहुपद होती हैं। जैसे और कैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल हम, जैसे 2x² + 3x + 5, इसके अंदर हम पद देखें तो काउंटिंग में लिखी हुई है, ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो इसके अंदर कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। ये हमारा क्या हो गया? बहुपद हो गया। ठीक है, और अगर बात करते हैं इसकी घात की, तो घात क्या होती है? किसी भी चर की जो सर पे लिखी हुई चीज होती है उसे हम घात बोलते हैं। ठीक है, वो अचर के ऊपर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुपद में हम चर की घात देखेंगे। तो चर हमारा यहाँ पे x है, जो कि चर a से लेके z तक होते हैं सारे ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे x की घात कितनी है? 2। तो ये हमारा 2 घात का बहुपद है। और पद इसके अंदर कितने हैं? 3 है। इसके अंदर इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2, और पद कितने इसके अंदर? 3। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट 5x - 4, तो इसके अंदर कितने पद हैं? 1 2 पद है। तो ये हमारा 2 पद का बहुपद है। और घात कितनी इसके अंदर? x की घात कितनी है? 1। तो इसकी घात कितनी हो गई? 1। अब हम आते हैं आगे। अगर हमें कोई भी इस तरह का मिलता है, जैसे x की घात यहाँ पे 1/3 है, 2x² 5 है, तो कभी भी स्टूडेंट आप देखो, अगर हमारी चर की घात बटे में आती है, माइनस में आती है या शून्य आती है, तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। मैंने क्या बताया? एक तो माइनस में नहीं आनी चाहिए घात जो है हमारी, और एक
बटे में नहीं आनी चाहिए। अगर हमारी घात माइनस में और बटे में आएगी तो वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, आते हैं बहुपद की परिभाषा। बहुपद की परिभाषा क्या है सबसे पहले से समझते हैं। देखिए, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणोत्तर पूर्णांक, धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? ये स्टूडेंट जो आपने अभी पद बनाए, चर को अचर को इनकी गुणा करके, तो ये हमारे एक तरीके से बीजीय व्यंजक हैं सभी हमारे। ठीक है, तो इस तरह के बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां मतलब ए से लेके जेड तक वाली ऋणोत्तर पूर्णांक हो, मतलब वो जो चर राशियां है ना हमारी, वो एक तो हमारी धनात्मक होनी चाहिए और एक या फिर शून्य हो। तो किसके रूप में? घात के रूप में, तभी वो बहुपद कहलाती हैं। जो मैंने अभी बताया था आपको, देखिए यहाँ पे ये जो बताया मैंने कि एक तो यहाँ पे प्लस की होनी चाहिए घात और शून्य। तो यहाँ पे देखिए एक चीज और मैंने आपको बताई थी, घात जो है वो माइनस में और बटे में नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस में और बटे में होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि वो आपका बहुपद नहीं होगा। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक तो है, जैसा कि परिभाषा में कहा गया है। क्या कहा गया है परिभाषा में? ऐसे बीजीय व्यंजक। ठीक है, नहीं तो ये हमारा बीजीय व्यंजक तो है, ठीक, लेकिन क्या नहीं है हमारा, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी घात बटे में आई है। ठीक, तो आते हैं यहाँ पे परिभाषा के रूप में। देखिए और चीज देख लीजिए, जैसे हमें दिया गया है 4x² + 3x - 7। ठीक, तो ये हमारा क्या है? इसकी घात कितनी है? 2। और पद कितने इसके अंदर? 1 2 3 पद है इसके अंदर 3, तो ये हमारा बहुपद है। निचले वाले में देखते हैं पद कितने इसके अंदर? 1 2 पद इसके अंदर 2 है, और घात कितनी है इसकी? 2, क्योंकि सबसे ज्यादा घात इसकी 2 ही है। ठीक है, इसी टॉपिक पर हम आगे ही बात करेंगे। देखिए अगला टॉपिक है हमारा बहुपद में बहुपद की घात बतानी और पदों की संख्या बतानी, वो कैसे बताते हैं तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा कोई बहुपद है, क्या है? 3x² + 8x² - 3x + 2। तो इसके अंदर कितने पद हैं? 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 पद हैं। ये हमारा बहुपद है और इसकी घात कितनी है? 3। सबसे ज्यादा घात कितनी? घात यहाँ पे 0 है। जहां पर कोई अचर संख्या लिखी हुई है उसके बराबर में कोई अचर नहीं है, तो वहां पे घात कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे घात 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। और ये सबसे बड़ी घात ही हमारी क्या कहलाती है? बहुपद की घात। और पदों की संख्या कितनी है इसमें? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो पदों की संख्या इसमें हो गई 4। तो कोई भी अगर आपको बहुपद मिलता है तो सबसे पहले तो आपको यही पहचानना है कि वो बहुपद है या नहीं है। बहुपद वो कब नहीं होगा? जब किसी भी चर की घात अगर माइनस में हो और बटे में हो। ठीक है, तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और घात और पदों की संख्या आप पद को देख कर देख लेंगे। सबसे पहले काउंट करोगे हर पद, ये एक पद है अभी खाली पड़ा हुआ, एक में एक और जुड़ा तो 2 हुए, फिर एक और जुड़ा तो 3 हुए, फिर एक और हुआ तो 4। ठीक है, इस तरीके से 4 पद हुए और घात इसकी सबसे बड़ी 3 हुई, तो ये हमारी बहुपद की घात है। तो कोई भी बहुपद ना बहुपद की घात और पदों की संख्या से बता देंगे। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट बहुपद का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? पदों की संख्या के आधार पर और घातों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर और घातों की संख्या के आधार पर। ठीक, अब ये है क्या? देखिए मैंने आपको किसी भी बहुपद के अंदर एक तो घात निकालने सिखाई और पद निकालने सिखाए हैं, तो इनने बहुपद का वर्गीकरण भी किसके ऊपर कर दिया? वर्गीकरण का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे आपके अंदर क्लास होती है, क्लास के अंदर हम कैसे कि कुछ अच्छे बच्चों को एक तरफ बिठा दिया और जो थोड़े पढ़ने में वीक है उन्हें अलग बिठा दिया, तो हमने वर्गीकरण करा, मतलब कि अलग अलग करा, क्लासिफिकेशन करा उनका, क्योंकि उन्हें छांटने में हमें दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से हमें हर तरह के अगर बच्चे का पता लगाना है तो हमने वहाँ पे बच्चों को अलग अलग करा था। यहाँ पे अगर हमें सब बहुपद को पता लगाना है तो हमने क्या काम करा? उन्हें पदों के आधार पर अलग कर लिया और घातों के आधार पर अलग कर लिया। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे 2 प्रकार के, एक तो पदों के आधार पर, एक घातों के आधार पर। अब ये कौन कौन से हैं वो भी बता दे। देखिए पदों की संख्या के आधार पर कौन कौन से होते हैं। देखिए मैंने संख्या लिखी 0 और आपसे पूछने लगा कि इसके अंदर पद कितने हैं, तो पद इसके अंदर कितने हैं? 1 है, और लेकिन इस बहुपद का नाम क्या है? शून्य बहुपद। फिर मैंने कोई संख्या लिखी 8, तो पद इसके अंदर कितने हैं? 1, लेकिन बहुपद का नाम क्या है? अचर बहुपद। देखिए 0 वाले का एक स्पेशल है, 0 बोलते हैं, 0 के बाद संख्या 1 से चालू होती हैं, तो 1 से लेकर आगे मैं कोई भी संख्या लिखूंगा तो उसको मैं अचर बहुपद बोलूंगा, अगर उसके पास कोई चर नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई चर नहीं है तो लेके जेड तक का। उसके बाद से अगला लिखते हैं, मैंने लिखा 3x², तो ये पद तो इसके अंदर 1 है, लेकिन पद 1 है तो इस बहुपद का नाम क्या होगा? एक पदी बहुपद। इसके बाद अगर हम ये लेते हैं 1 2, तो पद इसके अंदर कितने हैं? 2, और इसीलिए इसका नाम क्या हुआ? द्विपद बहुपद। ठीक है,
उसके बाद इसके अंदर पद कितने हैं, अगले वाला मैंने लिखा 2x² + 3x + 1, 1 2 3, तो पद कितने इसके अंदर 3, और बहुपद इसलिए इसका नाम क्या हुआ, त्रिपद बहुपद। तो ये जो वर्गीकरण करा था मैंने पदों की संख्या के आधार पर करा था, और जो इससे अगला वर्गीकरण मैं करूंगा ये है घातों की संख्या के आधार पर। ठीक है, घातों की संख्या के आधार पर हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने संख्या लिखी 0, तो 0 जो कब बनता है, अनंत की पावर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे अगर मैंने 0 लिखा और घातों के आधार पर हमसे पूछने लगा कि ये किसकी घात है, तो आप कहोगे अपरिभाषित है, क्योंकि इसका कोई ज्ञान नहीं है, हमें ऐसा कोई संख्या नहीं पता जिसकी घात जो है अगर हम किसी घात कुछ लें और वहाँ पे 0 बन जाए, तो इसलिए हम इसे अपरिभाषित बोलते हैं। बहुपद का नाम भी क्या होगा, 0। अगर मैंने कोई संख्या लिखी अब 2, ठीक है, जैसे ऊपर लिखी थी, तो यहाँ पे 2 लिखा था खाली, ठीक है, इसकी गुणा में 1 को हम बोल देते हैं इसकी पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी भी चर की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। इसलिए अगर खाली कोई संख्या लिखी हुई है और आपसे पूछा जाए कि उसकी घात कितनी है, तो आप बताओगे 0 है, और इसका नाम क्या होता है, अचर बहुपद, अशून्य बहुपद भी बोल देते हैं। उसके बाद मैंने लिखा 2x + 3, तो यहाँ पे घात कितनी है इसकी, 1 है, कितनी है 1, तो घात 1 हो गई। और एक घात वाले को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। उसके बाद उदाहरण के लिए हमने फिर अगला लिया x² + 5x + 6, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घात कितनी दिखाई दे रही है स्टूडेंट, आपको 2 दिखाई दे रही है, तो इसलिए बहुपद की घात कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। इससे अगले वाला हमने फिर ये वाला बहुपद लिखा, इसके अंदर सबसे ज्यादा घात कितनी है, देखिए यहाँ पे घात है 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितनी 3, तो सबसे ज्यादा घात कितनी है 3, ठीक है। और 3 घात के कारण से क्या बोलते हैं, त्रिघात। ऐसे इसके अंदर सबसे ज्यादा घात कितनी है 4, 4 घात के कारण से क्या बोलते हैं, चतुर्थ घात। तो घातों के आधार पर इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक घात वाला हमारा क्या होता है, रैखिक, ठीक है। बाकी सब तो देखते हैं, 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात, 4 घात वाला 4 घात। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट, हम अपनी टॉपिक हमारा खत्म हुआ, टॉपिक के बाद आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारी क्या है, तो एक्सरसाइज 2.1 हम निकालते हैं। देखिए, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए हमें कोई ग्राफ दिया गया है। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो लेटी हुई लाइन होती है उसे हम x अक्ष बोलते हैं, जो खड़ी हुई लाइन होती है उसे हम y अक्ष बोलते हैं। तो कोई भी ग्राफ अगर बनेगा तो वो इन दोनों अक्षों के बीच में बनता है, ठीक है। तो वो हमसे px के शून्यक की संख्या पूछ रहा है। px मतलब जो x है, x के मान पूछ रहा होगा कि x के कितने मान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x के मान तब निकलते हैं अगर कोई लाइन या कोई कर्व ये जो हमारे ऐसे आड़े टेढ़े होते हैं, ये हमारे कर्व हैं, तो ये वाले कर्व जो हमारे अगर x को काट रहे हो या कोई लाइन हमारे x को जितनी बार काटेगी वो x के शून्यक, x के मान बताती है। तो क्या यहाँ पे कोई x की मान काट रहे हैं, x को कोई लाइन काट रही है, नहीं, y को काट रही है यह लाइन, लेकिन x को कहीं नहीं काट रही है, इसलिए यहाँ पे शून्य कितने होंगे, 0। यहाँ पर कितने होंगे, देखिए यहाँ पे इनने y को काटा, लेकिन यहाँ जाके कितने x को काटा, ये कितनी बार, 1 बार, तो उसका शून्यक 1 होगा। यहाँ पे x को कितनी बार काट रहे हैं, 1 2 3, तो उसके शून्य कितने हुए, 3। यहाँ पर कितनी बार काट रहे हैं, 1 2, तो शून्य कितने हुए, 2। यहाँ पे कितनी बार काट रहे हैं, 1 2 3 4, तो कितने शून्य हुए, 4। यहाँ पर 1 2 3, कितनी बार काट रहे हैं, 3 बार, ठीक है। तो उसके शून्य कितने हुए, 3। उसके आगे देखते हैं स्टूडेंट, तो कोई भी अगर आपको कर्व अगर जहाँ पे देखिए वो x अक्ष को काट रहा था तो x के मान तभी पता चलेंगे। अगर वो हमसे y के मान पूछता ना, तो y के मान पे यहाँ पे y को 1 बार काटा तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाता, यहाँ पे y को 1 बार काट रहा है, यहाँ पे आंसर 1 आ जाता, ठीक है नहीं। तो अगर y के लिए पूछता है तो y पे कटान बिंदु देखते हैं कि y पे कहाँ कट रहे हैं, और x पे पूछता है तो x के कटान बिंदु देखते हैं, तो तभी हमें शून्यकों का पता चलता है। शून्यक मतलब x के मान, ठीक है। तो यहाँ पे x के मान पता चले, x के कितने मान होंगे। उससे अगले क्वेश्चन में इसने दिया है कि यहाँ पे बताना x के मान, यहाँ पे कोई काट रहा है ना, तो x को काट रहा, हम x से ही मतलब x को काट नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे शून्य कितना है, 0। सेम यहाँ पे भी शून्य कितना जाएगा, 0। तो स्टूडेंट अगर हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है तो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बहुत इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने अपने टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया। सभी स्टूडेंट अगर किसी की कोई बात समझ में ना आई हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।